हेलो, दिस इज डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार। पिछले वीडियो में हमने कॉम्पटन प्रभाव के बारे में स्टडी किया और कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट की। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी और उसकी एनर्जी ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होता है, और इसी के साथ उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को भी स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें आपतित एक्सरेज का इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया होती है और स्कैटर्ड एक्सरेज जो है उसकी वेवलेंथ में वृद्धि हो जाती है, जो प्रारंभिक दिशा के साथ फाई कोण पे है। इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन, वो प्रारंभिक दिशा के साथ थीटा कोण पर विचलित होता है। इस थीटा का मान हमें कैलकुलेट करना है, और पिछले टॉपिक में हमने ये कैलकुलेट किया था कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, इसके अलावा और किसी भी पैरामीटर पर इसकी डिपेंडेंस नहीं होती है। डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन जो है, संवेग संरक्षण की जो दोनों इक्वेशंस हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन के अंदर, वो वैल्यूज हमने लिखा mvc sin थीटा इक्वल टू h न्यू डैश sin फाई, और mvc cos थीटा इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो हमारे, और हमने mvc को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास tan थीटा आ गया। tan थीटा इक्वल टू मिलता है न्यू डैश sin फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। इसमें से हम न्यू डैश को नीचे से कॉमन लेते हैं और ऊपर से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास टर्म आएगी न्यू अपॉन न्यू डैश। कुछ इस प्रकार से tan थीटा इक्वल टू sin फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश माइनस cos फाई। न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू, ये आवृत्ति है आपतित एक्सरेज और स्कैटर्ड प्रकीर्णित एक्सरेज की। इन दोनों की आवृत्तियों का अनुपात हम कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये रिलेशन आता है न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। ये न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू समीकरण 8 से समीकरण 7 में रखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आती है सॉल्व करने के पश्चात। tan थीटा इक्वल टू sin फाई अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस cos फाई। अर्थात जो प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन है उसका मान स्कैटरिंग एंगल के साथ साथ आपतित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। इन दो टर्म्स पे निर्भर करता है। अब दूसरा टर्म हम ज्ञात करेंगे, प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दो पार्टिकल थे, एक था फोटोन एक था इलेक्ट्रॉन, दोनों में अन्योन्य क्रिया हुई जिससे एक फोटोन था वो स्कैटर्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके प्रतिच्छिप्त हो जाता है, और उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो उसकी कुल ऊर्जा mc स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर से दी जा सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रतिच्छिप्त होता है, इसकी गतिज ऊर्जा का मान फोटोन की एनर्जी लॉस के तुल्य होता है। यानी जो एनर्जी फोटोन लॉस करेगा वो एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को, और उसी एनर्जी के साथ चूंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में था तो गतिज ऊर्जा में टोटल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। तो इक्वेशन आ गई k इक्वल टू m c माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू डैश। ये समीकरण हम समीकरण नंबर 1 एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। h को हमने कॉमन ले लिया, इक्वेशन बन गई k इक्वल टू h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू को कॉमन लेने के पश्चात 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। तो न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस सेक्शन में, इक्वेशन नंबर 8 में। इसकी वैल्यू को यूज करने पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो अभी एच न्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 ओवर
1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। अब ये जो क्वांटिटी है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ऊपर भी एक एनर्जी का टर्म आ रहा है जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है, और नीचे भी एक एनर्जी का टर्म आ रहा है एम नॉट सी स्क्वायर जो विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को शो करता है। तो इन दोनों अनुपात को या इन दोनों की वैल्यूज के अनुपात को हम एक नया कांस्टेंट अल्फा मान लें, तो हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगा एच न्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब यदि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का अगर अनुपात के फॉर्म में इसको लिखें तो हमारे पास इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है k अपॉन एच न्यू, के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा है, इक्वल टू अल्फा 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। तो ये जो टर्म है वो केवल एक ही वेरिएबल फाई पर डिपेंड करता है। अल्फा अनुपात है आपतित फोटोन की ऊर्जा और विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की तुल्य। अब बैक स्कैटरिंग यानी प्रतिक्षिप्त स्कैटरिंग के लिए, यानी 180 डिग्री पर जब स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होती है, क्योंकि उस समय जो फोटोन है वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस करता है वेवलेंथ। पिछले सेक्शन में हमने ये भी देखा था कि वेवलेंथ में जो शिफ्ट है वो भी मैक्सिमम कब होता है 180 डिग्री पे बैक स्कैटरिंग के केस में। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उस केस में मैक्सिमम होती है। वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास थी 11, उससे फाई की वैल्यू 180 डिग्री रखा तो हमारे पास टर्म आ गई 2 एच न्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू रख के सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास वैल्यू आती है 2 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू। इसे इक्वेशन नंबर 3 से दिया जा सकता है। अब हम आते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में। तो कॉम्पटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक एक्सरे सोर्स लिया था, कंटिन्यूस एक्सरे सोर्स लिया था, उसके सामने कोलिमेटेड स्लिट्स, इन स्लिट्स का यूज था कि जो एक्सरेज है वो कन्फाइंड होके एक नैरो बीम्स की फॉर्म में ट्रेवल करे ताकि एक ही दिशा में गति करे। इन एक्सरेज को इंसिडेंट करवाया गया, आपतित करवाया गया ग्रेफाइट क्रिस्टल पे। जब ग्रेफाइट क्रिस्टल पे एक्सरेज को आपतित करवाया जाता है तो एक्सरेज का ग्रेफाइट के फ्री इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया के कारण अलग अलग दिशा में प्रकीर्णन होता है, और इन प्रकीर्णित एक्सरेज को डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर यूज किया गया। डिटेक्टर जो है फ्रीली रोटेट करता है स्केल के साथ में, तो हम एंगल के साथ में स्कैटर्ड एक्सरेज की इंटेंसिटी, तीव्रता को नोट कर सकते हैं। तो तीव्रता और वेवलेंथ के साथ डिटेक्टर पे तीव्रता और वेवलेंथ के साथ अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो चित्रानुसार ग्राफ मिलते हैं। फाई इक्वल टू 0 यानी इंसिडेंट डायरेक्शन में आपतित एक्सरेज की दिशा में अगर स्कैटरिंग को स्टडी किया जाए तो हमें एक सिंगल पीक मिलती है, कहाँ पे, वेवलेंथ लैम्डा पे। यानी आपतित दिशा में केवल और केवल आपतित फोटोन के आपतित फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल वेवलेंथ के फोटोन ही मिलते हैं। लेकिन जैसे ही फाई के मान को 0 से चेंज किया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो ये पीक जो है वो दो पीक्स में स्प्लिट हो जाती है। लैम्डा इक्वल टू 14 पे दो पीक्स मिली, 19 पे ये पीक में कुछ शिफ्ट इंक्रीज हो गया और 130 पे पीक में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब स्कैटरिंग एंगल की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें आपतित वेव जो एक्सरेज हैं उसकी वेवलेंथ और उससे कुछ उच्च वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ के फोटॉन्स भी मिलते हैं और इनमें शिफ्टिंग होती है।
ये शिफ्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला जो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं को यूज किया जा सकता है, और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि फाई के साथ लैम्डा की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और 180 यानी बैक स्कैटरिंग के केस में ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम अधिकतम संभव है। तो ये था टोटल ऑल अबाउट द experiment of Compton effects. Thank you very much.